हेलो एंड वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। दिस इज राहुल। 31 अक्टूबर का करेंटली का एपिसोड है। सबसे पहले हम प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं वही करेंगे आज भी। गवर्नर आज का टॉपिक है। आपको पता है हमने पॉलिटी से स्टार्ट किया है एंड जो टॉपिक है मैं ऑलरेडी एक दिन पहले बता देता हूँ। हमारा जो डेडिकेटेड ग्रुप है 2026 अटेम्प्ट के लिए, जिस पे आप डायरेक्टली पहुँच सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के सेकेंड लिंक पर क्लिक करके, जहाँ पे मैं टॉपिक्स एक दिन पहले बता देता हूँ एंड ऑल्सो द डायमेंशन फैक्ट्री TDF, जिसमें हमने 30 प्लस टॉपर्स कॉपी से आंसर्स लिखे हैं, जिसमें GS1 के सारे इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, ये सब्जेक्ट्स कवर कर लिए। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि TDF कल 1 नवंबर है, उसको मैं फिर से रिज्यूम करूँगा प्रॉपर वे में। मैंने रीजंस आपको बता ही दिया था। एंड उसी ग्रुप पे जो डेडिकेटेड ग्रुप है वहाँ पे मैं कॉपीज़ भी रिव्यू करता हूँ एंड बच्चे ऑलमोस्ट 70 to 80 कॉपीज वहाँ डेली पोस्ट करते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। आज का आपको सामने पता ही है टॉपिक गवर्नर है। हम अटेम्प्ट करते हैं। आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, मैं क्वेश्चन की जो मीनिंग है कोशिश करता हूँ बता देने की, सो दैट आप साथ साथ ही अटेम्प्ट करो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू द गवर्नर। गवर्नर को जो डिस्क्रिशनरी पावर्स दिए गए हैं, मतलब वो खुद से डिसीजन ले सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस उसे नहीं चाहिए। तो कौन से ऐसे 4 पावर्स दिए गए हैं आपको ये चूज करना है। यहाँ ऑप्शंस कैसे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि इससे आप इजिली आंसर तक पहुंच सकते हो। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि ऐसे अगर क्वेश्चन आए ना मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले, तो ध्यान रखा जाए कि सही कौन से हैं गलत कौन से हैं, जिसमें आप श्योर शॉट हो वो आइडेंटिफाई कर लो एंड देन ऑप्शंस पे अप्लाई करो। बहुत इजी हो जाता है आंसर्स तक पहुंचना। ठीक है, सो 4 जो स्टेटमेंट्स कह लो हैं वो है सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल्स। तो प्रेसिडेंट रूल लगाने से पहले जो है रिपोर्ट भेज सकता है गवर्नर अपने मन से, उसको COM की एडवाइस नहीं चाहिए। पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट इज अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट इज रिजर्विंग सर्टेन बिल्स। बिल्स रिजर्व करना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, रहा है इन लास्ट 6 मंथ्स, तो ये आप देख सकते हो। इसको साथ साथ रिवीजन भी हमारा हो जाएगा। एंड देखो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी मैं लिख देता हूँ कि एक तरह से बेयर एक्ट की तरह मैं काम करूँ आपके लिए। आप जो प्रोविजंस पढ़ रहे हो किस आर्टिकल से लिया गया है वो भी साथ साथ रिवीजन होता जाएगा अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। हाँ, तो यस, बिल को रिजर्व करना, ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर है क्या गवर्नर का, कंसिडरेशन के लिए, जो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया जाता है। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये भी है, जो बिजनेस होती है स्टेट गवर्नमेंट की कैसी चलनी है उसको लेकर रूल्स बनाना। अब आपको तय करना है आउट ऑफ 4 कौन से सही है, मैं बाद में बताऊंगा, अभी आपको अटेम्प्ट कर लीजिए। देन विद द रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के रेफरेंस में 2 स्टेटमेंट दिया गया है, करेक्ट कितना है निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन में ना यूपीएससी ने इस तरह से जो ऑप्शन सेट कर रखा है या स्टेटमेंट दे रखा है, मतलब दोनों को अगर देखो तो क्या होता है ना, यहाँ पे अगर आप श्योर शॉट हो ना तो तुक्के मत लगाना। ठीक है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे टेक्निकल है, ऑल्दो पॉलिटी भी है, जनरल चीजें नहीं है। देखिए, the governor makes a customary address to the members of the house at the commencement of the first session of the year. ओके, गवर्नर के पास क्या ऐसा है मतलब पावर की वो इस तरह से जो सेशन स्टार्ट होता है फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर उससे पहले वो एड्रेस करते हैं। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट इज द स्टेट लेजिस्लेचर डजंट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर, इट फॉलोज लोकसभा रूल। अगर उनके पास खुद का रूल नहीं है तो वो लोकसभा रूल को फॉलो करते हैं, स्टेट जो लेजिस्लेचर है। ठीक है, अब आपको तय करना है कितने स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज which one of the following suggested that the governor should be an eminent person from the outside of the state, first thing, and the second thing is should be a detached figure without intense political links। अब आपको बताना है कि इस मतलब गवर्नर का जो मतलब गवर्नर जो अपॉइंट होंगे वो किस बॉडी ने आउट ऑफ दिस 4 हैव रिकमेंडेड। यहाँ आपके पास नॉलेज होना चाहिए। 2 चीजें हैं, एक तो
एमिनेंट पर्सन जो है वो आउटसाइड ऑफ द स्टेट, मतलब जिस स्टेट में आप अपॉइंट करो, जस्ट सपोज महाराष्ट्र में गवर्नर अपॉइंट किए जा रहे हैं तो गवर्नर महाराष्ट्र के नहीं किसी अदर स्टेट के होने चाहिए, फर्स्ट। सेकेंड थिंग, शुड बी ए डिटैच्ड फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल, मतलब उनका पॉलिटिक्स में उतना मतलब कि नहीं रहा है कनेक्शन, ठीक है। ये दो चीजें किस आउट ऑफ दिस 4 बॉडीज ने दिया था, मतलब रिकमेंड किया था। देन वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन, द लेजिस्लेटिव काउंसिल of a state in India can be a larger in size than half of the legislative assembly. So जितनी स्ट्रेंथ लेजिस्लेटिव असेंबली की है उससे लार्जर है ना, हाफ लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द, जितनी जस्ट सपोज 400 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो लोअर हाउस होता है, आपको पता है ना कि 2 हाउसेस हैं होते हैं, ठीक है, लेकिन हर एक स्टेट में ऐसा नहीं है, कुछ ही स्टेट्स में आप उसके नाम लिख सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर स्ट्रेंथ लोअर हाउस का है जो डायरेक्टली अपॉइंट इलेक्ट किए जाते हैं 400 है, तो 200 प्लस सीट्स हो सकते हैं क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट है, कैन बी लार्जर इन साइज। देखो यहाँ पे तो कैन बी का क्या मतलब है कि हम क्या सोचते हैं, कैन बी तो ट्रू होता है, मतलब कि पॉसिबिलिटी है, एंड स्पेशली साइंस एंड टेक में ये लगाया जाता है, बट यहाँ पॉलिटी में आपके पास नॉलेज चाहिए, और ये सारी चीज़ें बेसिक सोर्स, बेसिक बुक में, ब्लू बुक में आपको मिल जाएंगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज द गवर्नर ऑफ ए स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या गवर्नर नॉमिनेट करता है, ये क्वेश्चन है, मतलब स्टेटमेंट तो बोल दिया है कि करता है, आपको तय करना है सही है कौन सा गलत है। फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं, विथ रेफरेंस टू द फॉलोइंग पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, the governor of a state is not answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties। गवर्नर जब अपना मतलब एज अ गवर्नर काम करता है, उसको जो पावर्स मिलते हैं उस चीज को लेकर वो किसी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, करेक्ट है नहीं है आपको बताना है, और इसमें ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे जब ऑप्शन सेट होता है ना, तो हमें क्या है ना, एक गलत निकालना होता है, अगर नहीं निकला तो ऑल करेक्ट, ठीक है। हाँ, तो सेकेंड स्टेटमेंट में आते हैं, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग हिज हर टर्म ऑफ ऑफिस। जब गवर्नर अपॉइंट होते हैं, मतलब जब वो गवर्नर ऑफिस में होते हैं, ठीक है, उस समय उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती है। तो क्या ये सही है गलत है, आपको डिसाइड करना है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट है, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट टू एनीथिंग सेड विद इन द हाउस। जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेचर के, वो हाउस के अंदर जो भी बोलते हैं उसके लिए भी किसी कोर्ट में उन्हें मतलब कि दोषी ठहराया नहीं जा सकता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सा गलत है, कौन सा सही है, या सारे सही है, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा करेक्ट है निकालना है। इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स एट द सेम टाइम। क्या भारत में एक गवर्नर 2 या 2 से अधिक स्टेट के गवर्नर सेम टाइम पे हो सकते हैं, ठीक है, कैन नॉट भी, नहीं हो सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट है नहीं आपको तय करना है। द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जस्ट एज द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सिंपल है, जिस तरह से प्रेसिडेंट ये अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, उसी तरह क्या गवर्नर भी करते हैं। ये स्टेटमेंट है, मतलब कह रहा है ये ऐसे ही करते हैं, करेक्ट। मतलब स्टेटमेंट क्लियरली कह रहा है कि जिस तरह प्रेसिडेंट करता है उसी तरह गवर्नर भी करता है। देन वी हैव द थर्ड स्टेटमेंट, नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्रॉम हिज हर पोस्ट। कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है, आपको पता है गवर्नर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के साथ ये उस बेसिस पे उनको अपॉइंट किया जाता है। तो क्या कोई प्रोसीजर है उनको हटाने का, ये आपको अब सोचना है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कोई प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। लास्ट, इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव सेटअप, जिस भी यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव सेटअप है, 3 है ऐसे, पुडुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर, the chief minister is appointed by the lieutenant governor on the basis of majority support। लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करता है ऐसे लेजिस्लेचर्स में, आपको तय करना है सही है ये स्टेटमेंट या गलत है।
लास्ट 7th क्वेश्चन ऑफ द डे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशंस दैट इन सर्टेन स्फेयर्स द गवर्नर ऑफ ए स्टेट एक्ट्स इन हिज हर ऑन डिस्क्रिशन। ये डिस्क्रिशन पे बहुत आ रहा है फर्स्ट, एंड द सेकेंड जो है बिल के रिजर्वेशन जो कि प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है। इन दो चीज़ों पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे ही पकड़ा जाता है, ऐसे ही आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके तो डिस्क्रिशन है नहीं है डिसाइड करना है आपको। एंड देन द सेकेंड स्टेटमेंट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज ओन, मतलब कि प्रेसिडेंट कैन ऑफ हिज ओन रिजर्व अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज ओन कंसिडरेशन विदाउट इट बीइंग फॉरवर्डेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। सो क्या प्रेसिडेंट खुद से बिल को, एक स्टेट में जो लेजिस्लेचर ने बिल पास किया है, क्या उसको वो फिर खुद से ही मतलब कि अपने कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं? ये स्टेटमेंट कह रहा है, मतलब कह रहा है कि वो कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। आपको डिसाइड करना है आउट ऑफ दिस टू कितने सही हैं, ठीक है, यही है। तो 7 क्वेश्चन है, अगेन थाला फॉर अ रीजन, आज भी हो गया। देखता हूँ कितने बच्चे कमेंट सेक्शन में इसको डालते हैं। ऑल्सो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अगर आप इसे देख रहे हैं, आपको इसका फ़ायदा मिल रहा है, तो यू गाइज शुड डू इट, ठीक है। अब हम आंसर डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन का। पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, 4 स्टेटमेंट है डिस्क्रिशनरी पावर्स कौन से हैं गवर्नर के? पहला है सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल। अब प्रेसिडेंट रूल जो लगता है उसमें आपको क्लियरली पता है कि गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर होता है, ठीक है, और इसको लेकर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट भी होता है। तो यस, आर्टिकल 356 के बेसिस पे अगर हम जाएं तो यस, ये डिस्क्रिशनरी पावर, वो उसको COM के से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। पहला करेक्ट है, मैं श्योर हूँ इसमें। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, आपको पता है कि मतलब कि चीफ मिनिस्टर एंड अगर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है क्या? हाँ, जब एक सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि कोई भी पार्टी, कोई भी कोलिशन अगर मेजोरिटी में नहीं है तो किसी को, मुख्यमंत्री को बुला सकते हैं, किसी इंसान को जो कि मतलब कि उनको लगता है, उनके डिस्क्रिशन पे, गवर्नर के डिस्क्रिशन पे कि उनको बुला सकते हैं कि वो शपथ ले ले। पर अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स क्या उनके हाथ में है? नहीं है। अभी अगर आपको डाउट है तो इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है, पहला सही है, ठीक है। द रिजर्विंग सर्टेन बिल्स, और ये आर्टिकल 163 164 देख सकते हो, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये जो है बहुत ज़्यादा ही पूछा जा रहा है और न्यूज़ में रहता है। तो क्या गवर्नर अपने डिस्क्रिप्शन पे ऐसा कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, और ये न्यूज़ में भी है। यहाँ पे CA का रोल बहुत मैटर करता है करेंट अफेयर्स का। तो 1 और 3 तो बिल्कुल सही है, ठीक है। 1 3 किस में कॉमन है? इन दोनों में। नाउ मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, आर्टिकल 166। देखिए, रूल्स जो बनाया जाता है ना सॉरी, ये COM के एडवाइस पे बनता है, डिस्क्रिशनरी नहीं है। मैंने इसको अच्छे से पढ़ा है। तो 4 तो गलत है। अगर 4 गलत है तो ये तो एलिमिनेट वैसे भी हो जाना है, बचता है 1 3। प्योर ये नॉलेज है, ठीक है, प्योर नॉलेज है, आपने पढ़ा होगा तो आप इसको, बेसिक्स की रिवीजन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आंसर बी होगा 1 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि गवर्नर, अब इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के रिस्पेक्ट में देखना है गवर्नर के पावर्स। गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। पता है आपको, प्रेसिडेंट करते हैं उसी तरीके से गवर्नर भी करते हैं, आर्टिकल 176। एंड फर्स्ट जो सेशन होता है ईयर का, एंड फर्स्ट सेशन जो होती नई जो सरकार बनती है तब भी वो मतलब एड्रेस करते हैं। देन we have the second statement, when a state legislature does not have rule on a particular matter it follows the Lok Sabha rule on the that matter। बहुत ज़्यादा डिबेटेबल था ये पॉइंट। यूपीएससी ने अपने आंसर की में इसको करेक्ट माना है, ठीक है। वैसे भी आप लॉजिकली अगर सोचो तो नहीं भी पता है, कहीं लिखा भी नहीं है, तो भी आप ये सोच सकते हो कि हाँ मतलब कि वो यूनियन जो पार्लियामेंट है वहाँ से ये डिराइव कर सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 208 पढ़ोगे तो इसमें और क्लैरिटी मिलेगी। तो दोनों सही हैं,
अब ये गवर्नर के लिए जो रिकमेंडेशन की गई थी ना, सरकार या कमीशन ने की थी, हम डिस्कस कर चुके हैं, दो चीजें क्लियरली कही गई है इसमें, ठीक है। देन द फोर्थ क्वेश्चन इज लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, उसके स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता है, आर्टिकल 171 में एक्सप्लिसिटली लिखा है कि 1/3, ठीक है, नॉट हाफ। सो यहाँ अगर बेसिक नॉलेज अगर होता तो इजीली आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे, ये गलत है। एंड जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन होता है ना, वो हाउस ही चूज करती है, ऐसे नहीं कि गवर्नर नॉमिनेट कर दिया, हाउस ही तय करती है किसे बनाना है आउट ऑफ द मेंबर्स। सो एक चीज ध्यान रखना कि राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं वो हाउस का पार्ट नहीं होते, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो चेयरमैन होते हैं हाउस के ही एक मेंबर होते हैं, उन्हीं को चूज किया जाता है, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो दोनों गलत है, नीदर होगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स। बिल्कुल, ये इम्यूनिटी दी गई है आर्टिकल 361, क्लियरली लिखा हुआ है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को कि जब वो ऑफिस में होते हैं तो उनके डिसीजंस के लिए उनको कोर्ट नहीं बुलाया जा सकता है या उस जवाबदेही नहीं मांगी जा सकती। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट यही आर्टिकल, सेम आर्टिकल 361 क्लॉज 2, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द गवर्नर, सेम गोज विद द प्रेसिडेंट, सेम है दोनों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड, मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लाइबल। आपको पता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है इनको, तो इसका मिसयूज भी होता है समटाइम्स, आपको पता है पार्लियामेंट में कई बार इसको मिसयूज किया गया है, अभद्र भाषा की का इस्तेमाल हुआ है एंड उनके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं हुई है, जैसे रमेश बिधोरी है, ठीक है, तो उनके स्टेटमेंट्स अगर आपको याद हो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से है, तो उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, आप लोगों ने सोचा क्या, आपने क्रॉस क्वेश्चन किया खुद से, अगर आपको बेसिक नॉलेज हो तो। और भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ऐसे करते हैं, मतलब अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उन्हें कोर्ट में लाया गया? नहीं। क्यों? उनके पास प्रिविलेज है। तो जैसे पार्लियामेंट में उसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर में, और ये इसलिए प्रिविलेज दिया गया है कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी बातों को रख सके, मतलब उनको सोचना ना पड़े, ठीक है, सो दैट हम ना प्रॉब्लम्स को और अच्छे ढंग से एड्रेस कर पाए जो इंडियन जनता फेस कर रही है, बट मिसयूज भी होता है। तो यस, तीनों सही है और आर्टिकल 194 में ये लिखा हुआ है। चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे, इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड। बिल्कुल अपॉइंट किए जा सकते हैं, आप लोगों ने न्यूज़ में अगर देखा तो अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है, ठीक है, गवर्नर को। अगर किसी ने रिजाइन कर दिया, किसी ऑफिस में रहे गवर्नर की डेथ हो गई हो, ठीक है, तो ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये इंक्लूड किया गया था। आर्टिकल 153 में एक प्रोविजन ऐड किया गया था कि बिल्कुल वो कर सकते हैं, एक से अधिक स्टेट का गवर्नर सेम टाइम पे हो सकते हैं। देन वी हैव द जजेज ऑफ हाई कोर्ट। आपको पता है ये बहुत बेसिक है कि हाई कोर्ट के जज को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ना कि गवर्नर। ये स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग है, ठीक है, ये भी रॉन्ग है, ये नॉलेज बेसिस है आपको, और पीवाईक्यू के थ्रू तो हो ही रहा है। देन ये स्टेटमेंट है कि कोई प्रोसीजर नहीं है गवर्नर को हटाने का, बिल्कुल नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, उनकी मर्जी पे जैसे हटाने का मन होगा, ठीक है। एंड देन डी, इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव सेटअप, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी सपोर्ट। ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रेसिडेंट ही करते, प्रेसिडेंट के ही रिप्रेजेंटेटिव है वो, ठीक है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो ये भी गलत हो गया, तो ये 3 गलत हुआ और ये सही हुआ, करेक्ट हमें खोजना था। देन वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली डिस्क्रिशनरी पावर्स के बारे में लिखा हुआ है गवर्नर के, बिल्कुल लिखा हुआ है, आर्टिकल 163(1) जाके पढ़िए आप लोग, आपको क्लैरिटी मिलेगी। देन फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, और इस स्टेटमेंट में हमें याद है कि क्या है कि प्रेसिडेंट खुद के कंसिडरेशन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर से पास हुए बिल को मतलब कि आर्टिकल 200 अगर देखें तो उस बेसिस पे मतलब कि क्या लिखा हुआ है और क्या ये स्टेटमेंट है, दोनों में स्टार्क डिफरेंस है कि गवर्नर के पास पावर है कि वो कंसिडरेशन के लिए बिल को रखेगा, प्रेसिडेंट खुद से नहीं कर सकता है, सब कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, बस 1 करेक्ट है, ठीक है। सो आप लोग अपने स्कोर्स बताओ, ठीक है।
चलते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, टोटल 6 आर्टिकल्स हैं, खास करके मैप रिलेटेड आर्टिकल्स, उसको भी मैं करवाऊंगा। पहला है 6th मंथ का वेवर दिया ईरान पोर्ट पे यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को। फर्स्ट देखेंगे कहाँ है चाबहार पोर्ट, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देन वी हैव द सेकेंड आर्टिकल, आपको पता है चाइना के प्रेसिडेंट एंड यूएस के प्रेसिडेंट की मीटिंग हुई है साउथ कोरिया में, तो उसमें क्या डेवलपमेंट हुए हैं वो हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे सेकेंड आर्टिकल में। इंटरनेशनल रिलेशन, दोनों इंटरनेशनल रिलेशन से हो गया। थर्ड इज काइंड ऑफ मीन्स इनरिचमेंट आर्टिकल, कि अभी जो साइक्लोन मोंथा आया था तो उसमें डिस्ट्रक्शन कम हो सके तो दो चीज़ें मतलब कि उसके लिए प्रायर रही, उसको हम डिस्कस करेंगे। एक था टेक्नोलॉजी का यूज़, मिनिमम डिस्ट्रक्शन हो सके, मतलब कि स्टेट ने इस तरह से मतलब अप्रोच किया इस साइक्लोन को, तो एक तो टेक्नोलॉजी का यूज़ एंड दूसरा कोऑर्डिनेशन। ये दोनों चीज़ें हम मीन्स के आंसर में अच्छे से लिख सकते हैं। विद एन एग्जाम्पल हमारे पास होगा साइक्लोन मोंथा में कैसे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को यूज़ किया अच्छे से, ठीक है। फोर्थ आर्टिकल इज फुल्ली अवेयर ऑफ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट्स इम्पैक्ट। सो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है ना, एनजीटी के पास, नेशनल जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके पास गया है, तो क्या है ये प्रोजेक्ट थोड़ा मैं रिवाइज करा दूंगा, लोकेशन क्या है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ट्राइब्स कौन कौन से इम्पैक्टेड होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। देन वी हैव द फिफ्थ टॉपिक, 6 गीगावाट न्यू विंड एनर्जी ऐड की गई है, इसको भी हम देखेंगे अभी कितनी कैपेसिटी है, आगे कितनी होने वाली है, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और लोकली जो मैन्युफैक्चरिंग होता है विंड कैपेसिटी को लेकर, वहाँ पे इंडिया का कितना, मतलब हम डोमेस्टिक कंटेंट यूज़ कर रहे हैं एंड आगे कितना करेंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड देन वी हैव सेमा जो ग्लूटाइड ड्रग है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे क्या है और इतना न्यूज़ में क्यों है। आपको पता है यूपीएससी ऐसे ड्रग्स डाल देता है या केमिकल्स का नेम डाल देता है, पूछता है आउट ऑफ दिस 4 कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये न्यूज़ में है। मतलब 1.5 ईयर से मैं लगातार पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर, तो देखता हूँ ये बार बार आ रहा है, तो मे बी दिस ईयर दे कैन आस्क यू इन द प्रीलिम्स इटसेल्फ, तो देखते हैं, डिस्कस कर लेंगे। इंडिया गेट्स अ 6th मंथ वेवर फॉर ईरान पोर्ट। ईरान में कौन सा पोर्ट है जो वहाँ पे इंडिया का इंटरेस्ट है, दैट इज चाबहार पोर्ट, ठीक है। ये रहा चाबहार पोर्ट, ये हमारा भारत है। आज हम नेशनल यूनिटी डे मना रहे हैं, 150th एनिवर्सरी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेजेंडरी इंसान। सो देयर आर सो मेनी पीपल, आई मीन वी शुड बी थैंकफुल, हमारा ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि इतने अच्छे देश में हम लोग हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन कह लो इसमें, जिनकी भागीदारी, आई मीन लोग कहते हैं कि ही इज़ द बिस्मार्क ऑफ इंडिया, एंड मैं इसको थोड़ा फनी मुझे लगता है कि जब ये कंपैरिजन की जाती है ना वेस्ट से, हमें जो आदत पड़ गई है, बिस्मार्क ने कितने कंट्रीज़ को, सॉरी कितने प्रोविंसेस को जो है वो यूनाइट किया, एक बार सोचा है आपने? और कितने कंपेयर करो आप मतलब कि पटेल साहब के कंट्रीब्यूशन से, और पटेल साहब ने कितने कम टाइम में किया और बिस्मार्क ने कितने ज़्यादा टाइम में किया। उसी तरीके से जो है वेस्टर्न थिंकर्स या इंडियन थिंकर्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैकियावेली जो है उससे कंपैरिजन की जाती है चाणक्य की। चाणक्य मेरे हिसाब से बहुत आगे थे, मेरा ये पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो हम आज बात करते हैं पटेल साहब की, उनके द्वारा किए गए काम की वजह से आज हम लोग फ्रीली यूनाइटेड एक साथ यहाँ हैं, एंड डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू हिम। बिल्कुल सबड्यू थी उनकी क्रेडिट, लेकिन अभी मिल रही है, जो बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए, मतलब कि डेफिनेटली, मतलब हम सबको। हाँ, तो आते हैं चाबहार पोर्ट, ये रहा। ओके, क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं ये डिस्कस करेंगे, और ये एक तरह से लिंक है इंडिया के लिए, मतलब एक तरह से पाकिस्तान को हम बाईपास करते हैं। इनका ग्वादर पोर्ट है, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसको चाइना डेवलप कर रहा है ग्वादर पोर्ट को, ठीक है। तो ये जो पोर्ट है ना चाबहार, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम अफगानिस्तान तक पहुँच सकते हैं, यहाँ से हम सेंट्रल एशिया, यूरोप तक पहुँच सकते हैं, रशिया तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में आया था इससे रिलेटेड 2025 में, इफ़ यू रिमेंबर। बहुत डिस्प्यूटेड था, आउट ऑफ 2 ऑप्शंस बहुत मुश्किल हो रहा था लोगों को एलिमिनेट करने में। ओके, तो लोकेशन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। जारान जो है वो ईरान में है, एंड
सॉरी जारान जो है वो अफगानिस्तान में है, एंड जहेदन जो ये लिंक है जिससे हम अफगानिस्तान के काबुल तक मतलब कैपिटल तक पहुंच पा रहे हैं, चाइना को सॉरी पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। तो ये दो सिटीज़ हैं, बस ऐसे ही हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और आपको गल्फ ऑफ ओमान तक पहुंचा देता है, यहाँ से सारे ऑयल्स जो है ना पर्शियन गल्फ इंपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ये। हाँ, तो आते हैं आर्टिकल में क्या है अपडेट। सो यूएस ग्रांटेड इंडिया ए 6 month सैंक्शंस वेवर फॉर ऑपरेटिंग द चाबहार पोर्ट, मतलब 6 महीने की छूट दी गई है, इनेबलिंग कंटिन्यूड ट्रेड एंड ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज टू अफगानिस्तान, ठीक है। ईरान के थ्रू, चाबहार के थ्रू इंडिया जो है ना अफगानिस्तान में सप्लाई जो है फूड जो एसेंशियल चीज़ें होती है वो पहुंचाता है, ठीक है। एंड स्ट्रेंथनिंग इंडियाज रीजनल कनेक्टिविटी विथ ईरान एंड सेंट्रल एशिया। ओके, सो एक बार देख लेते हैं कैसे चाबहार का इवोल्यूशन हुआ और इंडियन इंटरेस्ट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट ये बनता गया। 2005 में इंडिया ने सबसे पहले पैक्ट साइन किया ईरान के साथ कि हम इसको डेवलप करेंगे चाबहार पोर्ट को। 2015 में एक MOU साइन किया गया फॉर शहीद बहेस्ती टर्मिनल जो है इसी पोर्ट में, उसको एक्सपेंड करेगा इंडिया ईरान मिलकर। 2018 में जब ट्रंप साहब आए, मतलब 2016 में इनका फर्स्ट टर्म स्टार्ट हुआ, यूएस के फर्स्ट सैंक्शंस वेवर साइटिंग अफगान स्टेबिलिटी, मतलब अफगान के कंसर्न को देखते हुए यूएस ने इंडिया को वेवर दिया था, ठीक है, 2018 में। फिर 2019 टू 23 के बीच में इंडिया इन्वेस्टेड इन पोर्ट एंड रोड रेल्स लिंक्स टू, आपको पता है एक इम्पॉर्टेंट जो है ट्रांसपोर्ट कह सकते हो कॉरिडोर है, इसके बारे में पता ही यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने डेवलप किया, ठीक है, चाबहार पोर्ट से रिलेटेड ये डेवलपमेंट हुई। एंड 2025 के सितंबर में फिर से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से कहा गया कि हम ना सैंक्शंस जो वेवर मिला हुआ है इंडिया को चाबहार पोर्ट को लेकर वो हटा देंगे। बट अगेन अभी 6 मंथ्स का फिर से वेवर मिल गया, छूट मिल गया है, हमारे ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं लगेगा। इंडिया चाहेगा कि जल्दी से जल्दी डेवलप कर पाए इस पोर्ट को, ठीक है, और मतलब कि जितना भी इसको हम बेटर वे में यूज़ कर पाए। चलते हैं सेकेंड आर्टिकल पे। ट्रंप कट्स टैरिफ्स ऑन चाइना आफ्टर मीटिंग जाए। सो सिंपल है, आपको पता है साउथ कोरिया में मीटिंग हुई दोनों प्रेसिडेंट की, दो सबसे बड़ी जीडीपी है चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अब ट्रंप के आने के बाद इनकी मीटिंग नहीं हुई थी, एंड आपको पता होगा ट्रंप ने फर्स्ट जब उनका टर्म था ही वॉज वेरी एग्रेसिव, आई मीन बहुत एग्रेसिव थे टुवर्ड्स चाइना। जो कोविड वायरस आया था वो डायरेक्टली उसको चाइना वायरस कहते थे, ठीक है। एंड जब से वो सेकेंड टर्म में आए तो कोई मीटिंग नहीं हुई थी, तो ये जो है ना डेवलपमेंट हुआ है, मीटिंग हुई। अब इसमें क्या आया, 2-3 चीज़ें हैं और इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स आने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट 1 वीक, ठीक है। थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। चाइना के ऊपर यूएस ने 57% टैरिफ लगा रखा है, ठीक है। इंडिया के ऊपर कितना है, 50% है, और एडिशनल 50% है ऑयल खरीदने के लिए। और ब्राज़ील के ऊपर भी 50% है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और चाइना के ऊपर 57% था, ठीक है। तो इसको घटा के 10%, मतलब 10% घटा दिया है इस मीटिंग में। एक चीज़ ये हुई, ठीक है। सो एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है फेंटेनाइल, इस पे टैरिफ 20% से 10% कर दिया। ये ओवरऑल है, दैट ब्रिंग्स द टोटल कंबाइंड टैरिफ जो है ना 57% है। तो फेंटेनाइल पे 20% लगाया करता था यूएस, अब वो 10% लगेगा। फेंटेनाइल क्या है, इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि पेन किलर मतलब बनाने में यूज किया जाता है, ओके। एक तो ये टैरिफ कम किया है। सेकेंड, चाइना ने क्या बोला है कि एक तो ये रेयर अर्थ मेटल एक्सपोर्ट करेंगे टू यूएस, ये बहुत क्रिटिकल है ईवीज के लिए, ठीक है। एंड सेकेंड, सोयाबीन खरीदेगा यूएस से। तो एक तरफ ये टैरिफ कब करेगा यूएस, और ये इधर से एक्सपोर्ट करेगा और इंपोर्ट भी करेगा, सोयाबीन इंपोर्ट करेगा और एक्सपोर्ट करेगा रेयर अर्थ मेटल। यही है डेवलपमेंट, ठीक है। इस पर अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आएंगे जिसको हम देखेंगे, जो ऑथर होते हैं एडिटोरियल में डालते हैं उस पर्सपेक्टिव से समझेंगे, ठीक है। तीसरा आर्टिकल है, साइक्लोन मोंथा आया, इतना न्यूज़ बना, उससे हम क्या अच्छा निकाल सकते हैं हमारे मेंस के लिए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट प्रिपेयर्डनेस को लेकर
आपको पता है कि बहुत ही मतलब खतरनाक साइक्लोन था ये। कुछ लोगों की जान भी गई, बट जो मतलब कि डैमेज हो सकता था उसको मिनिमाइज किया गया दो तरीके से। एक तो टेक्नोलॉजी का यूज, दूसरा कोऑर्डिनेशन। सो रियल टाइम डेटा, सैटेलाइट इमेजरी एंड आरटीजीएस सिस्टम इनेबल्ड अर्ली प्रोडक्शन एंड क्विक अलर्ट्स। ठीक है, आरटीजीएस क्या हो गया? रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी डेटा। इससे पता चला कि क्या कितना बारिश हो रहा है, इंटेंसिटी क्या है, विंड की स्पीड क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपने यूज किया टेक्नोलॉजी को। और दूसरी तरफ कोऑर्डिनेशन, सीमलेस इंटर डिपार्टमेंटल एक्शन इंश्योर टाइमली इवैक्यूएशन एंड रैपिड रीस्टोरेशन। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हम उठा सकते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसको हम यूज कर सकते हैं। साइक्लोन मोंथा में कैसे गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया जो उसके इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है और ह्यूमन की लाइफ जो है ना खतरे में होती है। ठीक है, चलते हैं फोर्थ आर्टिकल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक 90 मतलब कि बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या कवरेज है इसको हम देखेंगे। ओके, सो लेट अस सी कि सेंटर टोल्ड दी एनजीटी, नेशनल ग्रीन जो ट्रिब्यूनल है उसमें इस मतलब कि इस प्रोजेक्ट को लेकर मतलब इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को लेकर या इसको जो बनाया जा रहा है इसके अगेंस्ट जाया मतलब कि आवाज उठाई गई है। एंड आपको पता है अपोजिशन पार्टीज ने लगातार इसके अगेंस्ट आवाज उठाई है, रीजन भी है, वो भी हम देखेंगे, लेट अस सी। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने आंसर्स दिए हैं कि उन्हें पता है कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, एनजीटी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है, द सेंटर टोल्ड द एनजीटी इट फुल्ली अवेयर ऑफ द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ 92,000 करोड़ ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बट मेंटेन्स इट विल बी अ नेशनल एसेट। ठीक है, सो की पॉइंट्स पहले देख लेते हैं प्रोजेक्ट कवरेज में। ओके नहीं, शुरू से ही देख लेते हैं ना, सारे पॉइंट्स देख ही लेते हैं। नो ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट, ऐसा सेंटर ने कहा है एनजीटी में कि निकोबारीज जो कि एसटी हैं एंड सोमपेन जो कि एसटी ही हैं बट पीवीटीजी है, याद रहे। अब आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, बताओ कि अंडमान एंड निकोबार में कितने ज़्यादा ट्राइब्स, मतलब सारे ट्राइब्स का नाम बताओ जो एसटी कैटेगरी में आते हैं। ऑल्सो उसमें से कितने पीवीटीजी में कंसिडर किया जाता है, उनको इंक्लूड कर रखा है। देखो यहाँ पे तो क्लियरली निकोबारीज को नहीं रखा है एंड सोमपेन को रखा है, तो आपको तय करना है कि और भी जो ट्राइब्स हैं क्या सारे के सारे पीवीटीज में आते हैं। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम कर सकता है, बट ये तो नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कौन से पीवीटीज में आते हैं एंड आपको बताना है कि कितने सारे ट्राइब्स हैं, मेनली जो मेन ट्राइब्स हैं। अब प्रोजेक्ट कवर जो है टू बी बिल्ट ओवर 160 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 18% ही जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है ना उसका है। मतलब जो प्रोजेक्ट पूरा बनेगा ना 18% ही कवर करेगा उस आइलैंड का। ठीक है, ऑफ द आइलैंड एंड ओवर 2/3 टू रिमेन फॉरेस्टेड, जो 2/3 है ना वो फॉरेस्टेड रहेगा, ऐसा सेंटर कह रही है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बन रही है उधर, जैसे कहा ना मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब क्या क्या है उसमें, एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, सेकेंड पावर प्लांट बनाई जाएगी, थर्ड एंड टाउनशिप भी बसाई जाएगी, फोर्थ। ये ग्रेट निकोबार आइलैंड पे, एक आइलैंड है उसी पे ये सारे होने हैं एंड इट विल कवर 18% ऑफ एरिया। ठीक है, और सेफ गार्ड्स क्या रखे गए, एनवायरमेंटल सेफ गार्ड्स, तो 30-year बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग एंड मिटिगेशन प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि कैसे हम बचाएंगे एनवायरमेंट को, मिनिमाइज करेंगे जो डैमेज होगा इस प्रोजेक्ट की वजह से। एंड कोरल्स जो है ना उसको ट्रांसलोकेट किया जाएगा। देखो, ट्रांसलोकेटिंग ओवर 16,000 ऑफ जो 20,668 कोरल कॉलोनीज है। ठीक है, फाइन। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं मैप वाइज। पहले हम देखेंगे अंडमान निकोबार और निकोबार आइलैंड की लोकेशन एंड देन हम आएंगे इस प्रोजेक्ट पे। ओके, ध्यान से देखिएगा, बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगी। सो लेट अस सी,
अंडमान निकोबार आपको पता है ये नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड देन वी हैव लोअर अंडमान, और इसके बीच में 10 डिग्री चैनल है एंड देन दिस इज लिटिल अंडमान। ठीक है, नॉर्थ, मिडिल, लोअर, एंड ये है सेंटिनेल आइलैंड। आपको पता है यहाँ पे एक ट्राइब रहती है, न्यूज़ में भी थी 2-3 साल पहले, एक अमेरिकन को मार दिया था, तो मतलब इसीलिए ये न्यूज़ में है, रहती है, तो थोड़ा देख लेते हैं लोकेशन। एंड देन वी हैव लिटिल अंडमान, ओके, एंड फिर ये है निकोबार आइलैंड्स, ये है अंडमान और ये है निकोबार आइलैंड्स। दिस इज डंकन पैसेज ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक दिस इज 10 डिग्री चैनल, और यस ये डंकन पैसेज है। बहुत ज़्यादा फैक्ट्स होते हैं, और ये 10 जो अंडमान को ये डिवाइड करते हैं अंडमान एंड निकोबार को, उसको 10 डिग्री चैनल हम कहते हैं ना, यस। और जो लोअर अंडमान को लिटिल अंडमान से डिवाइड करे उसको हम डंकन पैसेज कहते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर द बहुत फैक्ट्स होते हैं ना, एक बार मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए ना, कुछ गलत ना जाए इंफॉर्मेशन। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, 10 डिग्री चैनल ही है जो अंडमान को निकोबार से सेपरेट करती है। ठीक है, एंड डंकन पैसेज है जो अंडमान के 2 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स को सेपरेट करती है। आगे बढ़ते हैं, निकोबार पे आते हैं। ये कार निकोबार रहा, ठीक है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं निकोबार के अंदर भी। हमें कहाँ आना है, ये लिटिल निकोबार है, हमें आना है ग्रेट निकोबार पे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बहुत पास है ये इंडोनेशिया के। इस पे भी PYQ आया है, जावा आइलैंड पे आई थिंक। ओके, सो चलते हैं हम ग्रेट निकोबार देख लेते हैं। 2 इम्पॉर्टेंट पार्क है, एक है कैंपबेल बे नेशनल पार्क, देख लीजिए, एंड दिस इज गैलेथिया नेशनल पार्क, देख लो। ओके ओके, अब जो ये मेगा प्रोजेक्ट बनेगा उसका लोकेशन देख लेते हैं। 18% की जो बात कही गई, ये है ये भी लोकेशन देख लो, कैंपबेल बे, ये है गैलेथिया बे। ये रहा इंदिरा पॉइंट, आपको पता है ये अभी डूब चुका है। मतलब कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ओके, सो फर्स्ट इज इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ये लोकेशन। ओके, देन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इधर बनेगा। फिर तीसरा जो है वो दैट इज आई विल हैव टू सी क्या क्या था, थर्ड एंड फोर्थ, ये पावर प्लांट है, एंड थर्ड वन आई थिंक व्हाट इट वाज, मुझे देखने दो, एंड टाउनशिप है। ठीक है, यहाँ टाउनशिप बसाई जाएगी। सो ये बे देख लीजिए, कैंपबेल बे, और यहाँ गैलेथिया बे है, यहाँ गैलेथिया नेशनल पार्क है, यहाँ पे कैंपबेल नेशनल पार्क है। ठीक है, ये टाउनशिप जो बसाई जाएगी, ये तो है, स्किप हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, विंड एनर्जी देख लेते हैं, कैपेसिटी। अभी हमारे मिनिस्टर जो है रेन्यूएबल एनर्जी के, उन्होंने कुछ बयान दिया है, कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसको देखते हैं कि इंडिया रिकॉर्ड करेगा 6 गीगावाट विंड एडिशन टारगेटेड बाय 2020। इस फिजिकल ईयर में इंडिया इज गोइंग टू ऐड 6 गीगावाट विंड एडिशन, मतलब कि कैपेसिटी जो विंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, विंड एनर्जी, वो 6 गीगावाट करेगा, जो कि हाईएस्ट है। लास्ट ईयर 4 गीगावाट ही ऐड कर पाए थे हम। ठीक है, तो और उसमें भी कुछ खास है कि 70% जो हम विंड कैपेसिटी इंस्टॉल कर रहे हैं इंडिया में, वो
लोकल कंटेंट से, मतलब कि हम अपने डोमेस्टिकली बना रहे हैं, ठीक है, जो इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो 70% लोकली हम बना रहे हैं। एंड 2030 तक हमारा लक्ष्य है कि 85% लोकल कंटेंट हो। ये बहुत बड़ी बात है। सोलर एनर्जी के लिए हम कितना डिपेंडेंट है, और व्हेन इट कम्स टू विंड एनर्जी देखिए लोकल कंटेंट है। मैंने इसको स्पेसिफिकली येलो कलर में मार्क किया है। इंडिया विंड इंडस्ट्री ऑलरेडी हैज 70% लोकल कंटेंट, शोइंग स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कैपेबिलिटी अंडर द आत्मनिर्भर विंड मिशन, एंड गोल है 85% का। ठीक है, हम और भी क्या चीजें कर रहे हैं देखते हैं। हाँ, सो ग्लोबल रोल, हम मतलब कि 2030 तक 10% ऑफ ग्लोबल विंड डिमांड को एड्रेस करेंगे एंड 20% बाय 2040। एम टू बी अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर टर्बाइंस एंड कंपोनेंट्स। देख लो, दुनिया के लिए हम मतलब यहाँ हम लीड ले रहे हैं, काइंड ऑफ कह सकते हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड इस चीज को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी कट भी कर दिया कि विंड इक्विपमेंट पे 12% के बजाय 5% ही जो टर्बाइंस हैं उस पर लगेगा। ठीक है, और थोड़ा सा और देख लेते हैं कि पार्ट ऑफ 500 गीगावाट रेनेबल्स बाय 2030 गोल। ठीक है, विंड टू कंट्रीब्यूट 100 गीगावाट। करंट में अगर देखो तो विंड की जो कैपेसिटी है वो 54 गीगावाट इंस्टॉल्ड हमने कर लिया है, एंड अंडर इम्प्लीमेंटेशन 30 गीगावाट है। मतलब कि विंड की अभी जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है दैट इज 50 गीगावाट, और 30 और करने वाले हैं, और हमारा टारगेट है 100 गीगावाट आउट ऑफ 500 गीगावाट जो रेनेबल्स हमने तय कर रखा है कि मतलब कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगा बाय 2030, उसमें विंड की जो कंट्रीब्यूशन होगी वो 100 गीगावाट की होगी। तो 84 के आसपास हम पहुंचने वाले हैं जल्दी, तो 2030 वाला गोल अचीवेबल होगा। ठीक है, यही था पूरा इंफॉर्मेशन। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे। दिस इज द लास्ट आर्टिकल, हमें बस देखना है सेमाग्लूटाइड है क्या। सेमाग्लूटाइड बार बार न्यूज में है। तो एक इंजेक्टेबल वेट लॉस एंड एंटी डायबिटिक ड्रग है। मेनली शुरू में इसको डायबिटीज के लिए काइंड ऑफ मतलब कह सकते हैं डायबिटिक पर्पस के लिए इसको जो है ना डेवलप किया जा रहा था। ठीक है, और भी पर्पस होंगे, आई हैव टू चेक इट। आई थिंक कोई और भी पर्पस था, अगर आप लोगों को रिमाइंड हो रहा है तो बताना कि एग्जैक्ट किस रीजन की वजह से इस ड्रग को जो है लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। बाद में इसको वेट लॉस के लिए यूज करने लगे, मुझे लगता है हार्ट के लिए था आई थिंक, या डायबिटीज के लिए होगा। ठीक है, सो वेट लॉस तो नहीं है, इतना मैं श्योर हूँ। तो इंजेक्टेबल वेट लॉस जो है टाइप है। ठीक है, अब इसको यूज किया जाने लगा है, और आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में वेट जो है ना मतलब ओबेसिटी बहुत बड़ा इशू है। क्लास क्या है, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, मतलब कि ये मिमिक करता है हार्मोन जो हमारे पास बॉडी में होती है ना, हार्मोन उसी को मिमिक करता है, और हमारे अंदर जो है ना एबिलिटी और बढ़ा देता है कि ब्लड शुगर कम हो जाए, और जो हमारे अंदर जो खाने की भूख होती है उसको कम कर देता है। और बिल्कुल स्वाभाविक है, अगर खाने की इच्छा ही नहीं होगी तो आप कम खाओगे तो आपका वेट वैसे भी लूज करेगा। एंड इसको यूज किया जाता है ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज एंड ओबिसिटी के लिए ऑब्वियसली। एंड ऐसे अगर कीवर्ड्स आपको न्यूज में दिखेंगे ओजेम्पिक एंड वेगोवी, तो मे बी यूपीएससी ऐसे कीवर्ड्स डाल देगा और पूछेगा किस चीज के लिए ये न्यूज में है। तो ये देख लीजिएगा, ये दो ड्रग है जिसको नोवो नॉर्डिस्क कंपनी जो है ना डेवलप कर रही है, और इसको वंस वीकली जो है इंजेक्शन है जिसको लिया जाता है, वो एक वीक में एक बार लिया जाता है। ठीक है, तो इसका मेन है पर्पस जो जिसकी वजह से न्यूज में है वो है वेट लॉस। एंटी डायबिटिक भी होता है ड्रग ये। एंड न्यूज में इसलिए आज आया है, रीजन बिंग की जो डॉक्टर रेड्डीज जेनरिक रोल आउट डिलेड इन कनाडा ड्यू टू रेगुलेटरी नॉन कॉम्प्लायंस एंड पेटेंट इशूज। मतलब हमारी जो कंपनी इंडियन कंपनी है वो कनाडा में इसे डिलीवर करना चाह रही है, बट नॉन कॉम्प्लायंस इशू की वजह से, पेटेंट इशू की वजह से इसमें डिले होगा। ठीक है, हमें उसमें नहीं जाना, हमें यह समझना सेमाग्लूटाइड क्यों न्यूज़ में, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बस यही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नए मंथ में, कल नई शुरुआत करते हैं। पार्लियामेंट से मैं स्टार्ट करूँगा इन दी पॉलिटी प्रीलिम्स PYQs, एंड मैं कल ही पता चलेगा कुछ नया है, समथिंग फॉर यू ऑल। तो आप लोग जैसे सपोर्ट करते आ रहे हैं वैसे ही कीजिएगा। ठीक है,
बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम कल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।